नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। अपन लोग आज बातचीत करेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2023 की जो परीक्षा है 4 फरवरी 2024 को जो होने जा रही है, उसमें हिंदी के और साथ में जीके के प्रश्नों का जो टोटल 40 प्रश्नों का एक कॉम्बो पैक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत शानदार सा सेशन, जिसमें सबसे पहला सवाल है, पवित्र तीर्थ स्थल जिसका नाम है बांसी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, तेजाजी, कल्लाजी, मल्लीनाथ जी। ये चारों लोक देवता लिखे हुए हैं। बांसी दुगारी का जो संबंध है वो वीर तेजाजी महाराज से है। वीर तेजाजी महाराज गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ये भी अपन को याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी? तेजाजी, पाबूजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, सवाई भोज। तो आप लोगों को याद रख लेना है, इनमें से जो आंसर होगा सवाई भोज, ये याद रख लीजिएगा, सवाई भोज है इनका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव अजित सिंह, गोगा जी, राव मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी। देखिएगा साथियों, यहाँ पर उत्तर होगा राव मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ के प्रणेता है राव मल्लीनाथ जी। इंपॉर्टेंट है ना। मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है, ये भी याद रख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी, हड़बू जी सांखला, तल्लीनाथ जी, साईं जी। तो आप लोगों को याद रख लेना है, जेतमल राठौड़ जो है वो आलम जी के नाम से भी जाना जाता है, और आलम जी का धोरा घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रख लेना है। लांगुरिया लोक गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? केला देवी, नागनेची माता, आवरी माता, केवाई माता। तो याद रख लीजिएगा, केला देवी का जो मेला है वहाँ पर आदिवासी लोग लांगुरिया गीत गाते हैं, और लांगुरिया जो लोक गीत है वो केला देवी जी से संबंधित है। नागनेची जो माता है वो राठौड़ों की कुल देवी है, नागाना में इनका मंदिर है, बाड़मेर के अंदर। कौन सी देवी जो बिना पति के सती हुई थी? आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता, घेवर माता। तो याद रख लीजिएगा, घेवर माता जो है वो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता ने राजसमंद झील की नींव रखी है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है। तनोट माता जिन्हें आप लोग सैनिकों की देवी, बीएसएफ की देवी, रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज यदि आप लोग चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन में। मात्र 99 रुपये के अंदर मॉडल पेपर है, और ये प्राइस जो है 7 जनवरी के बाद बढ़ने वाली है, इसीलिए सही समय पर इसको आप परचेज कर लीजिए। 10 की जगह हमने मॉडल पेपर कर दिए 15 मॉडल पेपर, 2100 से अधिक प्रश्न आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ढंग से कीजिए। निःशुल्क नोट्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, एप्लीकेशन पर निःशुल्क उपलब्ध है। देरी मत करो, समय पर तैयारी में लग जाओ। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? जाटों की, राजपूतों की, आदिवासियों की, चारणों की। तो याद रख लेना, कंठेश्वरी माता जो है आदिवासियों की देवी है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। आप लोगों को ज्ञात हो कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो है दोनों के बीच अनबन थी, और अकबर कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप से हमेशा मैत्री की इच्छा रखता था। वैसे राजपूताना के अंदर उसने दूसरे राजाओं के साथ भी मैत्री स्थापित की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राणा प्रताप से भी उन्होंने इस तरह की इच्छाएं रखी, इसीलिए उन्होंने शिष्टमंडल भेजे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, जमा भाटो। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है जमा भाटो, है ना। सबसे पहले जलाल खां कोरची, उसके बाद मानसिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास, और लास्ट में भेजा टोडरमल। तो तीसरे में भेजा गया भगवंत दास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
अगला जो प्रश्न आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, जीवा शाह, ताराभीर। तो याद रख लीजिएगा, हल्दी घाटी के महासमर के अंदर राणा पुंजा जो थे वो भील सैनिक थे, भील सेनापति थे, जो कि वहाँ पर एक प्रमुख कमांडर थे। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम की सेना के बीच, महाराणा अमर सिंह शहजादा खुर्रम की सेना में, महाराणा उदय सिंह और मुगल सेना के बीच। तो प्रिय विद्यार्थियों याद रख लीजिएगा, दिवेर जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, महाराणा प्रताप तथा मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच का जो समर है उस दिवेर के अंदर महाराणा की विजय हुई है, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? आपके सिलेबस में कुंभा दे रखे हैं, नृत्य रत्नकोश, कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। इन चारों में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है? राणा कुंभा जो है ये भी याद रख लीजिएगा, कला के बहुत पारखी थे, संगीत के बड़े पारखी थे, और इनकी बहुत सारी रचना, इनके अलावा संगीत मीमांसा वगैरह है, आपको ध्यान रख लेना है। और कलानिधि जो रचना है वो राणा कुंभा की नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु किसको कहा गया है ना? हाल गुरु, छाप गुरु, सब इनको ही कहा गया। राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा प्रताप। तो याद रख लीजिएगा, राणा कुंभा के लिए उपाधियां हैं, और राणा कुंभा के पुत्र हुए राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे। राणा कुंभा के बाद यदि आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के प्रतापी शासकों में एक नाम आता राणा कुंभा का, राणा कुंभा के बाद इनके पुत्र राणा सांगा भी एक बहुत प्रतापी शासक हुए, और राणा सांगा के पुत्र यानी महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के एक प्रतापी शासक के रूप में उभरे। ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ वो कब हुआ? सवाल का ऑप्शन है 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, 18 फरवरी 1527। तो प्रिय विद्यार्थियों, राणा सांगा और बाबर के जो मध्य युद्ध हुआ 17 मार्च 1527, और 17 मार्च 1527 में जब ये खानवा का युद्ध हुआ, यहाँ महाराणा जो सांगा है, संग्राम सिंह, इनको 80 घाव लगे युद्ध में, है ना, हारे, और बाबर यहाँ पर जीता, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी भारत के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित करने में कामयाब भी रही। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गांगा, मालदेव, बिरमदेव और सुजा। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना है ये, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर अगला है, और यहाँ पर जो सवाल आता है कि खानवा के जो युद्ध हुआ उसमें सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गांगा, मालदेव, बिरमदेव, सुजा। तो राव मालदेव जो है, राव मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई, और राव मालदेव जी जो है इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्ध का विजेता है बेटा? 52 युद्ध का विजेता है, और साथ ही साथ में याद रख लेना इन्हें हस्मत वाला राजा भी कहा जाता है ना। मारवाड़ के प्रतापी शासक हुए राव मालदेव। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयोग सभी। कालीबंगा जो सभ्यता है उसके लिए कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ है बार बार। निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? मॉर्टिमर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी। तो याद रख लीजिएगा, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो सवाल है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपड़। तो कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान के अंदर आपको मिलेगी, हनुमानगढ़ के अंदर, बाकी सभ्यताएं राजस्थान के अंदर नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट,
कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो याद रख लेना, आगाडपुर या आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? अहाड़पुर, अगचपुर, आगाडपुर, आदमपुर। तो अभी मैंने रिपीट किया ही था, आगाडपुर उसके नाम से जानी जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का सपना साध रखे हैं और आप चाहते हैं इसका एक क्रैश कोर्स, तो प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए 521 रुपए के अंदर, नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपके लिए ये क्रैश कोर्स उपलब्ध करवा रहा है। बिना समय खराब किए, बिना कोई समय खराब किए इस क्रैश कोर्स को लेने के लिए दिया गया QR कोड स्कैन करें, अन्यथा प्ले स्टोर पर प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको मार्गदर्शित किया जाएगा और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स वहां पर बताई जाएगी। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बोरकुंडा का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप सब लोगों को ज्ञात हो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है और 30 डिग्री 12 मिनट जो है राजस्थान का जो है सबसे उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। यानी सबसे दक्षिणतम से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, याद रख लेना। विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि विश्व के अंदर यदि बात करें तो भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा के यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भारत। भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। भारत के अंदर तो उत्तर पश्चिम में है, परंतु विश्व के सापेक्ष देखेंगे तो उत्तर पूर्व के अंदर एक राज्य है राजस्थान और भारत भी विश्व के अंदर उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल आएगा राजस्थान विश्व में कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्व के अंदर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है? राजस्थान की कुल सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की चौड़ाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। प्यारे विद्यार्थियों से प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन ठीक है। देखिएगा, राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, तो पहला तो ऑप्शन गलत ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व पूछी जाए तो 869 किलोमीटर है ना। ये तो जो दी गई है वो आपके पास उत्तर से दक्षिण की दी गई है, पश्चिम से पूर्व राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है 869 किलोमीटर। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश राज्य की लगती है। 10 जिलों से सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं और सीमा की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा केवल सी, केवल और केवल स। तो केवल स, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4, 6, 5, 7। तो 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की लगती है वो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, वो भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर जिले जमाने हैं जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, नागौर। उत्तर से दक्षिण की बात हो रही बेटा जी, सीकर, नीम का थाना, नागौर, नीम का थाना, नागौर। सीकर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, नीम का थाना, और दक्षिण की ओर जाओगे नीम का थाना से तो आपको नागौर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर क्या करना है बेटा जी? आपको विचार करना है। वर्तमान में संभागों की संख्या 10 है,
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया ने की। संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत हुई उस समय 6 संभाग थे, इनमें से कितनी चीजें ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए कि कौन सी बातें ठीक होगी। देखिए वर्तमान में संभाग 10 है, एकदम सही बात है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया ने नहीं की, मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद की। 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने शुरू की थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको बंद कर दिया था। और 1987 में वापस हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वापस इसको शुरू किया। तो यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा कथन गलत है, केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है बेटा जी? 10 है, ये भी याद रख लेना। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? देखिए वैसे संधि तो 3 प्रकार की होती है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ये भी याद रख लेना। सबसे पहली बात की जाए दीर्घ संधि के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद गुण के बाद आपकी यण और अयादि। टोटल 5 प्रकार की स्वर संधियां हैं, इनको आपको याद रख लेना है। चलिए अगला सवाल आता है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि धन इंद्र रविंद्र, तथा धन एव तथेव, निहि धन रोग निरोग, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मनः धन ताप मनस्ताप। तो देखिएगा रवि धन इंद्र का संधि करोगे तो रविंद्र होगा, दीर्घ संधि होगी। तो पहला शब्द सही नहीं पूछा गया है, ये थोड़ा सा इसमें में ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। निहि धन रोग बराबर होगा निरोग, है ना, विसर्ग संधि का प्रकार है। तथा धन एव तथेव होगा, ये भी याद रख लेना। मनः धन ताप मनस्ताप, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। शरद धन चंद्र की सही संधि होगी शरद चंद्र, सरचंद्र। तो याद रख लेना, द और आगे आया है च, तो यहां पर हो जाएगा सरच चंद्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि कौन सी होगी बेटा जी? व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है बेटा? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपमेय से कोई नहीं। विद्यालय कहलाता है। और प्यारे बच्चों याद रख लेना, यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि स्वर संधि का प्रकार है, यानी ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर समास भी पूछ लिया जाए तो तत्पुरुष समास है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है? मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, देवी धन अर्पण देवी अर्पण, वाक धन ईश वागीश, वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु नहीं होगा बेटा, यहाँ पर गुण संधि है वर्षर्तु, ये होगा वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी मामले एकदम ठीक है, तो गलत ही पूछा है। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे अपन। पवन शब्द का संधि विच्छेद है प धन वन, पव धन अन, पो धन अन, पव धन अन। देखिएगा व के पहले यहाँ पर य व के पहले कुछ भी वर्ण आए तो दया कुछ तो गड़बड़ है, अपन को आदि के बारे में एक बार सोचना है। पो धन अन अयादि संधि होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पो धन अन। याद रख लीजिएगा, यदि यहीं पर नयन आ जाता तो ने धन अन हो जाता, है ना। व से पहले आएगा तो ओ की मात्रा, यहाँ पर यदि व की जगह जैसे नयन में करके बता देता हूँ, नयन शब्द आ जाता तो ने धन अन। यदि नायक लिखा आ जाता तो नई धन अक, ये भी याद रख लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर सवाल आए तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। जैसे पवन आ गया, यदि यहीं पर पावन आ जाता पौ धन अन आ जाता, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, अयादि संधि के एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा,
इत्यादि, इत धन आदि, इति धन आदि, इत्य धन आदि, इनमें से कोई नहीं। इत्यादि य व के पहले आधा वर्ण आए, यण संधि का उदाहरण हो सकता है। इति धन आदि, इति धन आदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इति धन आदि। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर बेटा। यहाँ पर भी अच्छा सवाल था ये। अगला प्रश्न है, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। भानु धन उदय, देखिएगा भानुदय का संधि का यदि हम लोग विच्छेद करेंगे तो भानु धन उदय, तो यहाँ पर नु आधा है, आगे भी ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ हो गया, यानी संधि कौन सी होगी बेटा? दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद करो, बहुत आसान है। परिधन छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद पर प्लस छेद, तो यहाँ पर हो जाएगा परिच्छेद के अंदर परिधन छेद, परिधन छेद, और संधि हो जाएगी कौन सी बेटा जी? व्यंजन संधि। तो एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जिसे जीता न जा सके, अजय। बिना वेतन काम करने वाला, अवेतनिक। दोपहर के बाद का समय, पूर्वाहन। तो यहाँ पर अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत, एकदम सही बात है। जीता न जा सके, अजय। और बिना वेतन काम करने वाले को बोलते हैं अवेतनिक, सेवाएं देना। और यहाँ पर दोपहर के बाद का समय अपराहन कहलाता है। अहन के बाद का समय अपराहन, और उससे पहले वाला समय जो होता है पूर्वाहन। दोपहर के बाद का तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? तो समीक्षक, समीक्षण, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषक। तो याद रख लेना, दूसरों की कमियां ढूंढता रहे, खुद के अंदर कुछ नहीं देखे, उनको बोलते छिद्रान्वेषक। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषक। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय, इंद्रिय गोचर, या आपके पास आएगा इंद्रिया निग्रह। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से ही बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय, यानी ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अभीप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? जीवन जीने की इच्छा, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अधिक खर्च करने की इच्छा, जिसके बिना कार्य न चल सके। अभीप्सा, अभीप्सा का अर्थ क्या होगा? अभिधन इप्सा, है ना। किसी भी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, बहुत भयंकर इच्छा होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे अभीप्सा। क्या बोलेंगे बेटा? अभीप्सा। अगला जो प्रश्न है अपना, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जिसकी आशा नहीं की गई है तो याद रख लेना अप्रत्याशित। राजस्थान सरकार के अंदर उसको अप्रत्याशित जीत मिली, जिसकी आशा ही नहीं थी। अधन प्रति धन, आशा धन इत, ये भी याद रख लेना। अधन प्रति धन, आशा धन इत, ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि अप्रत्याशित के अंदर कितने उपसर्ग है? 2। अ भी है, प्रति भी है। प्रत्यय कितने हैं? 1। इत प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? आशा। तो याद रख लेना, अप्रत्याशित का यदि विच्छेद करेंगे, यदि संधि आएगी, तो उपसर्ग और प्रत्यय का भी ज्ञान होगा, अदरवाइज वहां पर बैठे रहना। तो यहाँ पर संधि की हमारी YouTube पे कक्षाएं डाल रखी है। प्रतिज्ञा परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने YouTube पर हमारी थियरी क्लासेस लक्ष्मण सर के द्वारा अध्यापन करवाई गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। नोट्स चाहिए एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज चाहिए एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है। अब आप बताइए और क्या बेहतर किया जा सके। कमेंट बॉक्स में आप सभी के जो है आपके विचार आमंत्रित है, हम निश्चित तौर पर उनको पढ़कर उनके ऊपर कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतरी से प्रयास किया जाए। तो आशा नहीं की जा सकती है अप्रत्याशित। मैंने इस शब्द के अंदर यह भी बता दिया है, उपसर्ग कितने हैं? 2। अ भी है, प्रति भी है। मूल शब्द है आशा, और उपसर्ग कितने हैं? 2। मूल शब्द है आशा, प्रत्यय क्या है? इत। अगला जो प्रश्न है, वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द
के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए जो किसी अन्य में मिल गया हो। अंतर्भुक्त, जो किसी चीज के आर पार देखा जा सकता है। दूरदर्शी, जो चिरकाल से चला आया है। चिरंतन, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक का रूप। प्रहसन, तो यहां पर उत्तर क्या होगा? विकल्प असंगत चुनना है बेटा जी, जो किसी अन्य चीज में मिल चुका हो अंतर्भुक्त कहलाता। सही बात है। चिरकाल से चला आ रहा है, चिरंतन है ना, हम कहते हैं चिरंतन के देव महादेव चिरंतन है, कृष्ण चिरंतन है, सभी चिरंतन है। हास्य व्यंग्य से जो भरपूर होगा उसको प्रहसन कहते हैं। किसी का मजाक वगैरह उड़ाना भी कई बार प्रहसन की श्रेणी में आ जाता है। जो आर पार देखा जा सके। दूरदर्शी, जो दूर से देखा जा सके। यहां आएगा पारदर्शी। क्या आएगा बेटा? आर पार देखने के लिए पारदर्शी। तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा जी। तो यहां पर अपन ने 40 प्रश्न किए। इन 40 में से आपके कितने ठीक हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा प्रश्न हार्ड लगा ये भी बताइएगा। टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली ये भी बताइएगा। और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए भी आपके विचार आमंत्रित है। तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए और कहीं नहीं जाना आपको। एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, थियोरी हो, एमसीक्यू हो, मिलेगा क्या? यहीं पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, खुशियां चारों तरफ फैलाइए ताकि आपके कारण किसी और के जीवन में भी कुछ उजाला हो। धन्यवाद।